नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में मैं आपके हिंदी काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ ऐसे शब्द स्पष्ट करने जा रही हूं जिनसे आप बहुत कंफ्यूज होते हैं और उनसे संबंधित परिभाषाएं, अर्थ, विशेषताएं, ये प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं जो आपके प्रश्न पत्र में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र को हम मुख्य रूप से बच्चे दो तरीके से बांट सकते हैं। दृश्य काव्य, नाम से मालूम पड़ा, दृश्य जिन्हें देखा जा सकता है, जैसे नाटक रंगमंच पर अभिनीत किए जा सकते हैं, फिल्म है आपकी जिसे हम पर्दे पर देख सकते हैं, टीवी सीरियल है जिन्हें हम टीवी के पर्दे पर देख सकते हैं। ये सब दृश्य काव्य है जो देखे जा सकते हैं। और दूसरा है श्रव्य काव्य। श्रव्य माने सुनना, जिनका सुनकर हम रसास्वादन करते हैं, उस काव्य को हम श्रव्य काव्य कहते हैं। तो इस तरीके से हिंदी काव्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांट लिया गया, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य को शैली के आधार पर हम तीन भागों में बांटते हैं, एक पद्य, गद्य और चंपू। पद्य जिसमें लय, तुक, राग, संगीतात्मकता हो, गीत शैली हो, उसे हम कहेंगे पद्य। और गद्य जिसमें लय और ताल या सुर, इसका कोई महत्व नहीं होता। चंपू काव्य गद्य और पद्य की मिश्रित शैली, मतलब कोई ऐसा काव्य जिसमें कुछ भाग गद्य में लिखा गया हो और कुछ भाग पद्य में लिखा गया हो, उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। पद्य काव्य को फिर हम दो भागों में बांट देते हैं, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। यहां आकर आप बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मुक्तक काव्य क्या है, प्रबंध काव्य क्या है। मुक्तक नाम से मालूम पड़ रहा है, मुक्त मतलब उसमें कोई एक कथा नहीं होती है। उस काव्य का प्रत्येक छंद, प्रत्येक कविता, प्रत्येक दोहा अपने पहले वाले या बाद वाले छंद दोहे से स्वतंत्र होता है। सबका अपना अपना एक उसका खुद का अपना स्वतंत्र निजी अस्तित्व होता है, वो किसी कथा पर आधारित नहीं होता। प्रबंध काव्य जिसमें एक कथा होती है और उस कथा को काव्यात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रबंध काव्य को फिर हम दो भागों में बांटते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य नाम से मालूम पड़ रहा है, महान काव्य जिसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन का सांगोपांग, सांगोपांग मतलब पूरी तरीके से पूरे जीवन चरित्र का वर्णन, उसकी पूरे जीवन की विभिन्न घटनाओं का वर्णन विस्तार से किया गया हो। खंड काव्य, खंड का मतलब छोटा हिस्सा, यानी कि जीवन के किसी एक हिस्से के, जीवन की किसी एक घटना का काव्यात्मक वर्णन किया गया हो, उसे हम खंड काव्य कहते हैं। तो इस प्रकार आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए कि हिंदी काव्य शास्त्र को हमने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा, दृश्य श्रव्य, श्रव्य को तीन भागों में बांटा, पद्य, गद्य, चंपू, मुक्तक, प्रबंध, महाकाव्य और खंड काव्य। आइए इन सबको थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के दो प्रमुख रूप हमने देखे, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। शैली के आधार पर हमने श्रव्य काव्य के तीन रूप देखे, पद्य, गद्य और चंपू। पद्य के पुनः हमने दो भेद किए, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? मुक्तक शब्द का अर्थ है अपने आप में संपूर्ण। मुक्तक काव्य की वह विधा है जिसमें कथा का कोई पूर्वापर संबंध नहीं होता। प्रत्येक छंद, सुनिए, प्रत्येक छंद, प्रत्येक उसका जो पद है, दोहा है, अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र और संपूर्ण अर्थ देने वाला होता है। अर्थात एक छंद में कही हुई बात का दूसरे छंद में कही हुई बात से कोई संबंध या तारतम्य नहीं होता और ना उसकी कोई आवश्यकता ही होती है। जैसे कबीर की साखी हैं, सबद हैं, दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं, मीराबाई के पद हैं, रसखान के कवित्त हैं, आदि सब मुक्तक रचनाएं हैं। हिंदी के रीतिकाल में अधिकांशतः मुक्तक काव्य को ही रचना हुई है। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी काव्य में एक कथा का सूत्र विभिन्न छंदों के माध्यम से जुड़ा रहे, वह प्रबंध काव्य कहलाता है। प्रबंध काव्य में कोई ना कोई कथा रहती है। जैसे रामायण में भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन का व्रत का वर्णन किया गया है, जबकि कामायनी में मनु और श्रद्धा के संपूर्ण जीवन का वर्णन है। तो पूरी एक कथा है, अंत से लेके, शुरू से लेके अंत तक। इसी प्रकार रामचरितमानस, पंचवटी, यशोधरा, कामायनी, सुदामा चरित, ये सभी प्रबंध काव्य हैं। अब यदि आप समझ चुके हैं कि गद्य क्या है, पद्य क्या है, प्रबंध काव्य क्या है, मुक्तक काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है और खंड काव्य क्या है, तो इससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं? देखिए, या तो आपसे टिप्पणी पूछती जाएगी, ये प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे इनकी अर्थ और परिभाषा पूछी जाएगी, ये विशेषताएं पूछी जाएंगी, आप आराम से कर देंगे। या फिर आपसे पूछा जाएगा प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य का अंतर स्पष्ट करो,
तो आप क्या करेंगे, आपके पास उत्तर है, मतलब आपका ये वीडियो है ना वो एक पंथ अनेक काज है, आपके पास उत्तर है। आप क्या करें कि इस तरीके से एक चार्ट बना लें, इधर लिख दें मुक्तक और इधर लिख दें प्रबंध। मैंने इस वीडियो में आपको मुक्तक और प्रबंध दोनों की परिभाषा दे रखी है, आप इधर इसकी परिभाषा लिख दीजिए, इधर इसकी परिभाषा लिख दीजिए, इसके उदाहरण इधर लिख दीजिए, इसके उदाहरण इधर लिख दीजिए, इसकी विशेषता इधर लिख दीजिए, इसकी विशेषता इधर लिख दीजिए। लीजिए, हो गया आपका मुक्तक काव्य प्रबंध काव्य का अंतर।